हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 10th ऑफ जुलाई 2022। आज है संडे का दिन, इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स हमें न्यूज़ देखने को मिली है। स्टार्ट करते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल को, पर उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके दिन बुरे ही हो, आपके दिन स्ट्रगल वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी अभी इस समय प्रिपरेशन चल रही है, ये स्ट्रगल वाला फेज़ है। तो अगर आपको बेहतरीन दिन चाहिए अपने लाइफ में, तो इन दिनों से आपको गुजरना होगा, इन दिनों से लड़ना पड़ेगा, हर दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड तभी आप एक बेहतरीन दिन, एक बेहतरीन गोल को अचीव कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। पेज नंबर 1 पर हमें देखने को मिली एक न्यूज़, एमिड प्रोटेस्ट गोताबाया एग्रीज टू क्विट। देखो, श्रीलंका से रिलेटेड है, बहुत दिनों से हम कवर कर रहे हैं कि श्रीलंका की जो सिचुएशन है दैट इज़ नॉट गुड। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। अब देखो क्या हुआ है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है गोताबाया राजपक्षा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ऑन जुलाई 13। ऐसा होने वाला है कि वो जुलाई 13 को वो रिज़ाइन कर देंगे। एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके रेजिडेंस के अंदर घुस गए, जो मेन एरिया है वहाँ का, वहाँ उसके अंदर घुस गए। एंड पहले ही कहीं ना कहीं उनको अन्वेषा हो गया था कि ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है इसके तहत उन्हें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, शायद लोग आक्रोश में आ जाएंगे, शायद लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, और यही चीज़ हुई। एंड ऑल्सो ये भी देखने को मिला कि लोग उनके जो रेजिडेंस है उसके अंदर घुस गए, लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर भी खूब मस्ती करी, खूब लोग इन्जॉय किया अपने आप को। पर देखो, इस इन्जॉयमेंट के पीछे मेन बात यह है कि लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम इतनी बुरी सिचुएशन में हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एंड इसी वजह से हमें ये जो कंडीशन है देखने को मिली है। एंड सैटरडे को ही एक एंग्री मॉब ने, जो मिस्टर विक्रमसिंघे है, जो कि क्या है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनके रेजिडेंस में आग लगा दी। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोटेस्टर्स हैं, लाखों में प्रोटेस्टर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब कर दी है, कुछ तो करो। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है श्रीलंका का मैप। ये जो सिचुएशन है ये कोलंबो के अंदर क्रिएट हुआ है। देखिए, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका के अंदर हुआ क्या है। देखो, श्रीलंका के अंदर आपको मेजरली समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो फूड प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। अगर हम पेट्रोल एंड डीजल की बात करें तो पेट्रोल एंड डीजल देश में आने ही बंद हो गया, क्योंकि और जो कंट्रीज़ हैं वो उन पर क्यों रिलाई करें जब उनकी खुद की सिचुएशन ख़राब है। फिर उनका क्या देखने को मिल रहा है कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी कि आप निकाल सकते हैं कि जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड करता है बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम को। इतना ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा है जितना आपकी पैसा लग रहा है। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन है। फिर बजट डेफिसिट हमें उनकी कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। जो फॉरेक्स हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, डॉलर तो उनके पास है ही नहीं। फिर उसके बाद पीछे हमने देखने को मिला है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे कुछ सिचुएशन आई है श्रीलंका के अंदर, पहले भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं। उस टाइम पर उन्होंने आईएमएफ से बहुत सारे पैसे ले लिए। तो आईएमएफ से जो बोरोइंग लिए उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि उनकी ऐसी सिचुएशन आ गई है। कोविड के बाद टूरिज़्म जो है बिल्कुल ही ब्रेक हो गया है श्रीलंका का, उसकी वजह से भी ये सिचुएशन आई है। एंड ऑल्सो चाइना फैक्टर इस बिहाफ पर कि चाइना ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगा दिया है और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं कि हम क्या करेंगे, आपके लिए स्विट्ज़रलैंड जैसा एक देश बना देंगे। पर असलियत में हुआ क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, पैसे लगने की वजह से श्रीलंका की जो हालत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो देखो, ये जो सिचुएशन है ना इस समय श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो हमें नज़र आएगा कि 2008 के अंदर जो ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसे हम ग्रेट रिसेशन कहते हैं, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पर 4 जो यूरोजोन कंट्रीज़ थी, जिनको हम फेमसली पिग्स कंट्रीज़ कहते हैं, विच इंक्लूड पोर्तुगल, ग्रीस, इटली, स्पेन, ठीक है, उसके अंदर भी सेम सिचुएशन हुई थी। इनके यहाँ पर भी यही हुआ था कि इनका जो पैसा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा बोरिंग ले ली एंड उसकी वजह से वो उसको वापस नहीं दे पाए। इनकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई एंड फिर उन्हें मजबूरन 2011 में ये डिक्लेयर करना पड़ा कि वो नेशनल बैंकरप्सी के तहत उनको अपनी कंट्री में देखने को मिल रही है। नेशनल बैंकरप्सी कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो आ गई है। एंड यूरो जोन हमें डेप्ट क्राइसिस की वजह से देखने को मिला क्योंकि रीपेमेंट वो नहीं कर पाए।
अब देखो श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन हो रही है, सेम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो आईएमएफ का। एंड अभी जो सिचुएशन आई है वो ऐसी है जो कि अगर आप कंपेयर करोगे पीछे जितनी भी जो सिचुएशन आई है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड है। एंड यहाँ पर वो फिर से बोल रहे हैं आईएमएफ को कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब देखो अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका क्या कर रहा था बहुत टाइम से, वो अगर हम चाइना के बेसिस पर देखें तो चाइना को कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करे। जैसे कि कोलंबो पोर्ट हो गया, कोलंबो पोर्ट में हमें था कि हाँ हम एंड जापान मिलके कहीं ना कहीं उसको फॉर्म करेंगे, पर हमें हटाकर चाइना को एक बिगर से दे दिया श्रीलंका ने। ऑल्सो देखो श्रीलंका का अगर हम मताला राजपक्षा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट इन्होंने बनाया उसकी बात करें तो ठीक है, चाइना से इन्होंने कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए भी लोन लिया था। एंड उसको एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, मतलब इतना पैसा लगा दिया उसके ऊपर पर फिर भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। तो चाइना के फैक्टर की वजह से चाइना ने ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड कर दिया है, इसकी वजह से भी जो श्रीलंका की है वो ऐसी हालत हुई है। एंड 2008 में जो पिक्स कंट्रीज़ थी उनकी भी इसलिए हालत ऐसी हुई थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया था लोन के रूप में एंड वो उसको रीपे नहीं कर पाए थे। एंड श्रीलंका के अंदर भी यही सिचुएशन है। ऊपर से देखो सरकार ने पहले भी श्रीलंका के अंदर क्या किया कि बोल दिया 2021 में क्या बोला कि हम क्या करेंगे, श्रीलंका को एक ऑर्गेनिक नेशन बना देंगे। ऑर्गेनिक नेशन कैसे बनाएंगे कि हम फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हैं इन पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर देंगे। अब देखो ये बोल तो दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं ले पाए। तो जो टी प्रोटेक्शन है या फिर जो पेपर की प्रोटेक्शन है या फिर जो सिनेमन की प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल घटती चली गई। एंड एग्रीकल्चर भी है वो भी जो हो गया डिसरप्ट। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा भयंकर सिचुएशन जो श्रीलंका की हुई है ना, ये रातों रात नहीं हुई है, धीरे धीरे क्लब करके बहुत सारी रीजंस की वजह से हुई है। ऑल्सो देखो पॉपुलिस्ट बातें, पॉपुलिस्ट एजेंडाज को सामने जो लेकर आई है उनकी प्रेजेंट सरकार, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हुई है। पॉपुलिस्ट का मतलब ये है लोक लुभावनी बातें करना, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ठीक है, पर दिया आपने कुछ नहीं, आपने दे दिया इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिली है। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रोश चल रहा है। पहले ही कहीं ना कहीं इनको पता चल गया था कि प्रोटेस्टर्स आने वाले हैं, इसलिए फ्राइडे को, मतलब पहले ही सैटरडे को ये जो हुआ है पूरा प्रोटेस्टर्स हमें देखने को मिले हैं। फ्राइडे को ही ये जो थे गोताबाया ये कहीं ना कहीं निकल गए थे। एंड अब नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, बट हमें ये जो सिचुएशन है वो श्रीलंका के अंदर देखने को मिली है। पेज नंबर 1 पे एक और आर्टिकल है, अहेड ऑफ FATF विजिट पाक डबल्स एफर्ट टू ट्रेस मसूद। देखिए पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी ग्रे लिस्ट के अंदर बहुत पहले से बैठा है, वो क्या चाह रहा है कि वो इससे अब बाहर निकल जाए। इसलिए वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद फाउंडर मसूद अजहर एंड हिज ब्रदर अब्दुल रऊफ असगर, ठीक है, 2 of the men most wanted by India for their role in the major terror attack including the 814 एरोप्लेन हाईजैक हो गया या फिर पार्लियामेंट्री अटैक ऑफ 2001 हो गया, उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है एंड बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं। एंड ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी आगे देखने को मिलेगा कि जो FATF की टीम है वो इस्लामाबाद आएगी एंड ऑन साइट विजिट करेगी अगस्त 28 से सितंबर 2 के बीच में, एंड देखेगी कि पाकिस्तान ने जो 34 पॉइंट टास्क लिस्ट दी थी FATF ने उसके ऊपर काम किया है कि नहीं किया है। एंड उसी के बेसिस पर देखेगी कि ग्रे लिस्ट के अंदर उनको बरकरार रखना है या उससे बाहर निकालना है। ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान 2018 के अंदर आया था। एंड ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, अभी कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि कैसे हम इससे बाहर निकल जाए। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, स्टैब्लिश हुई थी ये 1989 के अंदर ड्यूरिंग G7 समिट इन पेरिस। ये असेस करती है स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ठीक है, उसके लिए वो क्या क्या काम कर रहा है, या एंटी टेरर फाइनेंसिंग जो है उसके लिए वो क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या फ्रेमवर्क बन रहे हैं, ये सब ये देखता है। हाउएवर ये इंडिविजुअल केसेस को नहीं देखता, बट ब्रॉडर सेंस में ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, इनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ है उनको ऑब्जर्व करता है। टू सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी या ऑपरेशनल मेजर जो कि क्या कर सके, हम कॉम्बैट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को, ये सब ये करता है। ऑल्सो इसका सेक्रेटेरिएट अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये याद रखना, OECD नेशंस का जहाँ पर सेक्रेटेरिएट है वहीं इसका सेक्रेटेरिएट है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज़ इन
पेरिस। FATF की अगर हम अभी बात करें 39 मेंबर्स इसके अंदर हैं, जिसके अंदर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इंडिया भी इसका मेंबर है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें तो अगर हम ग्रे लिस्ट को देखते हैं तो उसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि सेफ़ हेवन मानी जाती हैं कि वहाँ पर क्या करो आप टेरर फंडिंग को लेकर आओ, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आओ, ठीक है, तो उसको ग्रे लिस्ट में देखा जाता है। एंड ग्रे लिस्ट में अभी इस समय पाकिस्तान 2018 से हमें देखने को मिल रहा है। दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर इनटू द ब्लैक लिस्ट। एंड देखो ये एक तरीका का क्या है, वार्निंग है कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे, टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते रहोगे, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते रहोगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। एंड ब्लैक लिस्ट में डलने का मतलब ये है कि आपके ऊपर लगेंगे बहुत सारे सैंक्शंस ग्लोबली। कहीं ना कहीं अगर आप जो मदद मांगने की कोशिश करोगे आपको मिलेगी नहीं और कंट्रीज़ आपसे कहीं ना कहीं दूर भागने लग जाएंगी। अब देखो ब्लैक लिस्ट की जब हम बात करें, कंट्रीज़ नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ यानी NCCT, उनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जाता है। ये जो कंट्री होती हैं ये भी टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। FATF जो है इट रिवाइजेज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली, वो करता रहता है। अभी देखो इसके अंदर ईरान है, कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया बेसिकली, एंड दे आर इन द हाई रिस्क की वो ऐसी जो सिचुएशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें 2 लिस्ट इसके बारे में देखने को मिलती है। मूव ऑन करते हैं, पेज नंबर 1 पे ही हमें एक आर्टिकल देखने को मिला है, 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन फॉरेस्ट। सिंगलीला नेशनल पार्क, द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्ट बंगाल में हमें सून देखने को मिलेगा कि और भी जो रेड पांडाज हैं वो आते हुए नज़र आएंगे। एंड दार्जिलिंग की जो हिल का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एम्बिशियस प्रोग्राम लाया जा रहा है कि हम क्या करें, वाइल्ड रेड पांडास के पॉपुलेशन को फिर से बढ़ाएं, फिर से कहीं ना कहीं रिस्टोर करें। इन द फर्स्ट रीविल्डरिंग का मतलब होता है रिस्टोर करना। रिस्टोर प्रोग्राम में रेड पांडास जो है इन इंडिया पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क विल रिलीज 20 ऑफ दीज फरी एंडेंजर्ड मैमल्स इन अबाउट 5 years टू दी फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेशन प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही कि पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहीं ना कहीं 20 इन रेड पांडास को 5 years के दौरान क्या करेगा, फॉरेस्ट के अंदर धीरे धीरे रिस्टोर करेगा। नंबर ऑफ रेड पांडास हैज़ बीन डिक्लाइनिंग अगर हम मेजरली देखें, एंड चाहे वो सिंगलीला हो गया या न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, दोनों में ही हमें देखने को मिलता है कि ये थे, बट अभी थोड़ा सा उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया है। द 2 प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर द मैमल इज़ फाउंड इन द वाइल्ड इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में है, चाहे सिंगलीला हो गया या फिर न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेड पांडा के बारे में। रेड पांडा की अगर हम बात करें तो IUCN ने इसको एंडेंजर्ड स्पीशी के रूप में डिक्लेयर किया है, ठीक है। एज पर द IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, रेड पांडा आर शाय, बहुत ज़्यादा शाय, सॉलिटरी, अर्बोरियल देखने को मिलते हैं हमें ये। एंड ऑल्सो ये एक इंडिकेटर स्पीशी है। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब ये है एक पर्टिकुलर जगह की इन्वायरमेंट, उसकी वेलबींग के बारे में कहीं ना कहीं आप इनके एग्जिस्टेंस के थ्रू ट्रेस कर सकते हो। स्टेट एनिमल हैं ये सिक्किम के, एंड नेटिव माने जाते हैं ईस्टर्न हिमालयाज या फिर साउथ वेस्ट चाइना के, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया हमारे देश का, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं या चाइना का एरिया वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड आर्बोरियल है, मेनली बैम्बू हो गया या फिर एग्स हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गए, इन सबको ये खाते हैं। एंड सॉलिटरी एनिमल है, मेनली एक्टिव रहते हैं डस्ट टू डॉन, ठीक है, बट इज़ लार्जली सेडिमेंट्री ड्यूरिंग द डे। बेसिकली ये हमें क्या देखने को मिलते हैं कि ये नॉक्टर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डस्ट टू डॉन कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। वेरएज डिपेंड करता है कि इनके मूड के ऊपर कि जब ये नहीं एक्टिव रहना चाहते तो ये नहीं भी रहते, ठीक है। तो हमें ये काफ़ी मूडी टाइप के देखने को मिलते हैं। एंड देखो सिंगलीला नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला वेस्ट बंगाल में है, ये हमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। एंड काफ़ी बड़े एरिया में ये लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 7000 feet एंड इज़ द हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब ये कि ऑल्टीट्यूड में सबसे ऊपर हमें ये देखने को मिलता है। एंड 1992 में नेशनल पार्क के रूप में इसको देखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है, सिक्किम हो गया, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, यहाँ पर आपको कहीं ये सिंगलीला नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, अबाउट 5000 to 6000 रेड पांडास आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन सिक्किम।
अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग यानी कि वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय। वेयरएज हम ये देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना हमें इंडिया के अंदर इनकी देखने को मिलती है। ये है रेड पांडा, ये देख लीजिए, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, चाइना, इन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी 8 to 10 ईयर्स है। एंड क्या क्या ये खाते हैं, बैम्बू, इंसेक्ट, फ्लावर्स, फ्रूट, एग, ठीक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होते हैं। एक और हमें आर्टिकल देखने को मिला पेज नंबर 2 पे, सशक्ति दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हेल्पिंग वुमेन फाइट बैक। देखो इसमें एक केस स्टडी टाइप का था, एक इंसान के बारे में बताया गया था कि कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है इसके थ्रू। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये सशक्ति है क्या। तो दिल्ली सरकार सशक्ति को लेकर आई, ईयरली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये वुमेन के लिए, जिससे उनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। यहाँ के जो डीसीपी हैं सुमन नालवा, उन्होंने ये बोला कि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम क्या चाह रहे हैं कि वुमेन जो हैं वो फाइट करें क्राइम को, वी आर जस्ट टीचिंग देम कि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें, अपने आप की मदद कर सकें, एंड उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो पाए। तो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए जो सशक्ति है, दिल्ली पुलिस एक तरीके से इसको लेकर आई है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यहाँ पर वुमेन को प्रोवाइड करी जाएगी, एंड वेरियस गेम्स के थ्रू, जैसे टैक्वांडो हो गया, ये सब जो है वो सिखाए जाएंगे। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गगनयान टेस्ट व्हीकल लॉन्च फॉर क्रू अबॉट मिशन दिस ईयर। इसरो ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे गगनयान टेस्ट व्हीकल को फॉर अ क्रू अबॉट मिशन दिस ईयर ओनली। एंड ये चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा है सैटरडे को, एंड उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। पहले क्रू मॉड्यूल लेकर आएंगे, फिर क्रू एस्केप सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी हैव अ टारगेट कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2023 तक लेकर आ पाए, ये हमारा मेन टारगेट है। सोमनाथ जी ने कहा कि इसरो अभी तक हमें ओनली स्पेस एजेंसी इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है, सो दे वॉन्ट, अब उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी हमें आती हुई नज़र आए इस पर्टिकुलर फील्ड में, एंड खाली इसरो ही हमें नहीं देखने को मिले कि उसकी मोनोपोली हो। वेरएज नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि इसरो के पास ज़्यादा बर्डन नहीं हो, न्यू स्टेक होल्डर्स आएंगे, अगर प्राइवेट एंटिटीज़ भी आएंगी तो फ़ायदा ही होगा। एंड वो क्या कर पाएंगे, वो सप्लाईज ऑफ स्टेट आइटम्स को लेकर आ पाएंगे, एंड ऑल्सो बिल्ड कर पाएंगे रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को, एप्लीकेशन ऑन देयर ओन, एंड ऑपरेट कर पाएंगे इन सबको, ठीक है, तो फ़ायदा ही होगा, ये एस सोमनाथ जी ने कहा है। ऑल्सो इन्होंने कहा है कि जो स्पेस पॉलिसी 2022 है, वी वुड अलाउ द प्राइवेट एंटिटीज़ टू ओन एंड ऑपरेट सैटेलाइट्स। इसके तहत हम प्राइवेट एंटिटीज़ को अलाउ कर देंगे कि वो ओन कर सके एज वेल एज ऑपरेट कर सके सैटेलाइट को। एंड ऑल द सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया अगर हम करेंटली देखें तो वो इसरो जो है वो उनको ओन करती है। एंड अगर हम टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग चैनल की बात करें तो वो भी इसरो से कनेक्टेड है। एंड ये क्या होगा, ये एकदम से चेंज हो जाएगा जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को आते हुए देखेंगे। अब देखिए, दिस विल चेंज नॉट ओनली कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन को चेंज नहीं करेगा, रिमोट सेंसिंग की बात हो गई, या प्राइवेट एंटिटीज़ कैन ओन इमेजिंग सैटेलाइट्स, दे कैन टेक फोटोग्राफिक इमेजेस हो गया, दे कैन यूज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उनका जो एस्पेक्ट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको वाइड बनाया जाएगा। ही सेट कंप्लीट ओनरशिप वुड बी अलाउड फॉर इंडियन कंपनीज, एंड धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंप्लीट ओनरशिप प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्सो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम करीबन 70% अलाउ कर देंगे, एंड अगर 70% से ऊपर करना है तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोली है इन्होंने, एक पॉजिटिव विजन रखा है, एंड इन्होंने बोला है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को आने देंगे, एंड ऑल्सो कोशिश करेंगे कि एक न्यू ऊर्जा आ सके, इसरो को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो महसूस हो। तो क्या होता है, अगर हेल्दी कंपटीशन चलता है तो फ़ायदा ही होता है। पेज नंबर 6 पर हमें 2 आर्टिकल देखने को मिले। जगन इलेक्टेड लाइफ टाइम प्रेजिडेंट ऑफ YSRCP। देखिए, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये एक न्यूज़ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ YSR कांग्रेस पार्टी YS जगन मोहन रेड्डी जो है वो इलेक्ट हो गए हैं एज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ YSR कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने बोला कि हम ग्राम स्वराज्य को लेकर आए, हमने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बढ़िया बनाया है, हमने 90% जो भी वादे करे उनको फुलफिल किया है, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग एक हमें न्यूज़ देखने को मिली। सेल्फ अवेयरनेस के रूप में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के।
एक और आर्टिकल साइड में आया है, नियरली 5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, रिजिजू। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो किरण रिजिजू हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे जो केसेस हैं, अराउंड 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बोला है एंड बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इस चीज़ को कर पाएँ। दिस सिचुएशन डिड नॉट कम बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पर डेफिशिएंसी है डिलीवरी ऑफ जस्टिस की या लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट, पर पेंडेंसी इज़ बाउंड टू इंक्रीज इफ़ सम ड्रास्टिक एक्शन इज़ नॉट टेकन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जस्टिस नहीं प्रोवाइड होता है या फिर लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जुडिशरी स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं या कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दी ऐसी होती है जो कि यूके के अंदर तक स्टेट करी जाती है। तो इन्होंने बेसिक बात ये बताई है कि हम अगर जुडिशरी को अपनी देखें तो वो एक जुडिशल क्राइसिस के थ्रू जा रही है जहाँ पे केसेस है हद से ज़्यादा। अब देखो, अगर हम इन ब्रॉडर सेंस देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि 10 लाख अगर केसेस हैं तो उनको डील करने के लिए सिर्फ 21 जजेस, इतने हमें ब्रॉडली देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। अब ये सिनेरियो ये दर्शाता है कि जजेस इतने कम हैं और केसेस इतने ज़्यादा हैं, ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है। अगर हमें इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, ये जो पेंडेंसी हो रही है केसेस की, इसको रिजॉल्व करना है तो 10 लाख पॉपुलेशन के लिए अराउंड हमें 70,000 जजेस की रिक्वायरमेंट है। और अभी देखो सिर्फ 21 जज है 10 लाख के लिए, कितनी ज़्यादा कम है। एंड देखिए ये जो सिचुएशन है ना, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएँ जिससे क्या हो कि सिर्फ डेटा कलेक्शन के ऊपर ध्यान ना दे पाए हम, पर यह है कि जजेस भी अपना काम इजी वे में कर पाएँ, जल्दी से सेंटेंस दे पाएँ, जल्दी से प्रोसीडिंग हो पाए। जितनी जल्दी प्रोसीडिंग हो पाएगी उतना ही बेटर रहेगा। एंड देखो ऐसा नहीं है कि ये पहले कंट्रीज़ नहीं कर पाई, चाइना जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आया जिससे जो जजेस हैं वो स्पीडी जो सेंटेंस है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये पॉसिबल है, इसको लाया जा सकता है। ऑल्सो देखो, अगर ये चीज़ आएगी टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से, अगर हमें केसेस जो हैं वो प्रॉपर वे में टाइमली हमें रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया, नॉर्थ जोनल काउंसिल डिस्कसेस सिक्योरिटी। नॉर्थन जोनल काउंसिल जो है उनकी हमें मीटिंग देखने को मिली एंड दे डेलिब्रेटेड ऑन टॉपिक्स सच एज इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वाटर, पावर, साइबर क्राइम। ठीक है, ऐसी सब बातों पे इन्होंने बहुत सारी बातें करी। एंड सब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं या फिर अदर जो फंक्शनरीज हैं स्टेट या यूटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहाँ पे म्यूचुअली मीट करें एंड उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने की बात करी। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जोनल काउंसिल्स। जब हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो दे आर स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड इनको स्टैब्लिश किया गया था वाया एन एक्ट, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट ने क्या किया, डिवाइड कर दिया कंट्री को 5 जोन्स में, दैट इज नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न। ठीक है, अब देखिए नॉर्दर्न की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न का अभी अभी हुआ है, इससे पहले हमें वेस्टर्न की शायद देखने को मिली थी। तो नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न, ठीक है, 5 में डिवाइड कर दिया एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। नाउ फैक्टर टेकन इनटू अकाउंट वाइल फॉर्मिंग दीज जोन्स। इनको कैसे बनाया है, देखा गया है कि इनका नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री के बेसिस पर, रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो जोनल काउंसिल्स हैं इनके अंदर जो स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड करा गया। देखो इन एडिशन टू दीज एक और जोनल काउंसिल है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको क्रिएट किया गया था बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ये हमें बाद में आता हुआ नजर आया था। एंड इट्स मेंबर इंक्लूड असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक है, तो ये था। ऑल्सो देखो जब हम चेयरमैन की बात करते हैं जोनल काउंसिल की, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं ऑफ दी ईच ऑफ दीज काउंसिल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 9 पर। एमजी नरेगा साइट सुपरवाइजर्स लेफ्ट इन द लर्च इन देयर वेट फॉर सैलरी पेमेंट्स। देखो इससे रिलेटेड हमने कुछ दिनों पहले भी एक आर्टिकल कवर किया था। हो क्या रहा है, एमजी नरेगा के अंदर
जो गारंटी दी जाती है कि आपको क्या होगा, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे एवरी फाइनेंशियल ईयर को एक एडल्ट मेंबर को ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उसका जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आना चाहिए, जो यूनियन गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए, फंड आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। अब देखो टाइमली अगर पैसा नहीं आ पाएगा स्टेट्स के पास, तो स्टेट्स क्या करेंगी, वो टाइमली एमजी नरेगा के थ्रू ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनको पैसे नहीं दे पाएगी एंड इसकी वजह से इनके बहुत सारे काम रुक जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्टेट्स में है, बहुत सारी स्टेट में कंडीशन हो रही है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, सब में यही सिचुएशन चल रही है। एंड यूनियन गवर्नमेंट की जो ये सिचुएशन है कि वो टाइम पे नहीं दे पा रहे, इसका रीज़न कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है वो माना जा रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर माना जा रहा है कि कहीं से कमी रह गई है, या फिर एक फंड क्रंच भी है जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट हुई है। मैनी स्टेट्स हैव पिटिशन्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। बहुत सारी स्टेट्स ने बोल दिया है कि आप क्या करो, एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आओ। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे, कब तक हम लोगों को कहीं ना कहीं ये दिलासा देते रहेंगे कि नहीं हम आपको पैसे देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। देखो एमजी नरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बार बार आती रहती है, तो इससे रिलेटेड अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइसिस है हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 9 पर। आर्टिफिशियल डाइट फीडिंग डिवाइस फॉर मस्कीटोज। ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर दैट इज़ VCRC पुडुचेरी ने फाइल किया है कि वो पेटेंट चाहते हैं दो चीज़ों के लिए, दो यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए। पहली तो है एक आर्टिफिशियल डाइट एंड दूसरी है फीडिंग डिवाइस फॉर मस्कीटोज रियर्ड इन द लेबोरेटरी। अब देखो ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनको पेटेंट मिल जाए एक आर्टिफिशियल डाइट जो इन्होंने फॉर्म करी है मस्कीटोज़ के लिए, उसके लिए, एंड ऑल्सो एक फीडिंग डिवाइस इन्होंने बनाने की कोशिश करी है जिससे मस्कीटोज़ को वो खाना दे पाएंगे जो भी उनको चाहिए, जिससे उनकी बढ़ोतरी होगी वो दे पाएंगे। एंड ये दोनों के लिए ये चाहते हैं पेटेंट। द टू प्रोडक्ट्स अलाउ एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मास रियरिंग ऑफ मस्कीटोज़। ये कह रहे हैं कि इन दो जो हमने बनाए हैं प्रोडक्ट, इससे क्या होगा कि हम इफ़ेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली हम मास रियरिंग, मास बेसिस पर जो मस्कीटोज़ हैं उनको कहीं ना कहीं हम गैदर कर सकते हैं एंड उसके बाद हम कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना चाहें वो कर सकते हैं। बायोलॉजी के बेसिस पर अगर उनके ऊपर रिसर्च करना चाहें वो कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है, इसलिए हमें पेटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर निशा मैथ्यू, वन ऑफ द इन्वेंटर्स हु फॉर्मुलेटेड 18 डिफरेंट डाइट्स, उन्होंने कहा कि मस्कीटो फीमेल्स जो होती है दे रिक्वायर एनिमल या फिर ह्यूमन ब्लड डाइट टू प्रोड्यूस एग्स, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमें मच्छर काट गया, बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, अपने लिए डाइट बना रहे होते हैं हमारे खून के थ्रू। तो यहाँ पे बोला गया है कि मस्कीटो जो होती है, बेसिकली जो फीमेल मस्कीटो होती है वो ह्यूमन ब्लड या एनिमल ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और उसके बाद वो प्रोड्यूस करती है एग को। फॉर दिस ब्लड हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड बैंक्स और लाइव एनिमल्स। रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक इज़ नॉट ईजी। Considering these challenge, huge potential demand, we have zeroed in or 4 artificial diets for the feeding। इन्होंने क्या किया है, देखो अब अगर इन्हें मास बेसिस पर मस्कीटोज चाहिए रिसर्च के लिए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर उन्हें ब्लड प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर ये पॉसिबल नहीं था कि वो ब्लड बैंक से लेकर आएँ, फिर उसके बाद मस्कीटोज़ को, एक एक मच्छर को वो क्या करें, ब्लड प्रोवाइड करें। तो उन्होंने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल डाइट फॉर्म करने की कोशिश करी है। एंड इस डाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चे के लिए बेबी फूड होता है ना, वैसे ही इसके अंदर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सब मिलेगा। दीज डाइट वुड अट्रैक्ट हंगरी जो होती हैं, जो भूखी जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगी एंड इसको एक्सेप्ट करेंगी एज अ मील, एंड उनको ब्लड जैसा लगेगा, एंड उसके बाद वो जो नॉर्मल एग्स हैं उनको फॉर्म कर पाएंगी। एंड जितने ज़्यादा एग्स फॉर्म होंगे उतने ज़्यादा मस्कीटोज़ होंगे, उतना ज़्यादा उन पर रिसर्च हो पाएगी। तो ये एक हमें आर्टिकल देखने को मिला है। ये बोल रहे हैं कि इसके तहत हमें क्या दे दो, हमें पेटेंट प्रोवाइड कर दो। एक और आर्टिकल है, ग्लेशियर्स इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट से स्टडी। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या हो रहा है, लद्दाख के रीजन में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत तेज़ी से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एंड इनके पिघलने का जो राज है, ठीक है, या हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके पिघलने का राज बताया जा रहा है कि जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड उसकी वजह से सिचुएशन फॉर्म हो रही है। क्योंकि देखिए व्हीकल्स की वजह से ब्लैक कार्बन फॉर्म होता है, एंड ब्लैक कार्बन जो है
उसकी वजह से हीटअप होता है वो पर्टिकुलर एरिया, एंड उसके बाद जो ग्लेशियर्स हैं वो हमें पिघलते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो कि बताई हुई है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। ऑल्सो नेशनल हाईवे जो फॉर्म करा है, ठीक है, उस एरिया में, उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक और आर्टिकल आ रहा है पेज नंबर 11 पे, स्टडी फाइंड्स 3 एसिम्प्टोमेटिक मंकी पॉक्स केसेस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले क्या होता था, मंकी पॉक्स से रिलेटेड हमें देखने को मिलता था कि कुछ सिम्टम्स होते थे एंड वो सिम्टम्स के बेसिस पर ही हम किसी को आइडेंटिफाई करते थे एंड सेम सिम्टम्स ही हमें दूसरे इंसान के अंदर देखने को मिलते थे। बट अभी क्या हो गया है, अभी देखने को मिल रहा है कि इंसान एसिम्प्टोमेटिक है एंड वो फिर भी जो मंकी पॉक्स की जो केसेस हैं उनको आगे लेकर जा सकता है, उसको स्प्रेड कर सकता है। तो ये देखिए कितना बड़ा खतरा है। मंकी पॉक्स इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप सिम्टम्स, जैसे कि पर्टिकुलर सिम्टम्स हो गए, जैसे बम्स हो जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, आपको फीवर हो रहा है, आपकी आइज़ रेड हो रही हैं, ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स हैं। पर अगर सपोज करो ये सिम्टम्स आए ही नहीं, तो कैसे बता पाओगे कि ये इंसान ठीक है या नहीं ठीक है, ये आगे इसको लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा, इसको ट्रांसमिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंकी पॉक्स इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक जोनोटिक डिजीज़ है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसमिट होती है एंड पॉक्स लाइक डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें चत्ते चत्ते जो होते हैं बॉडी के अंदर वो आ जाते हैं एंड हमें ये मंकीज़ के अमंग देखने को मिली थी, इसलिए हम इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ मंकी पॉक्स वायरस, जो कि मेंबर है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का इन द फैमिली पॉक्स विरिडी, ठीक है। ये जो फैमिली है पॉक्स विरिडी की, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं इसकी वजह से कॉज हो जाती है। तो ये है बेसिकली मंकी पॉक्स एंड इसके सिम्टम्स हैं कि रैशेस हो जाएंगे, आपको चिकन पॉक्स जैसा लगेगा बिल्कुल बॉडी के ऊपर एंड वही आपकी आइज़ रेड होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं महसूस होना, ये सब जो सिम्टम्स हैं हमें इसके देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि एसिम्प्टोमेटिक इंसान भी क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है इसको। तो देखिए कोविड की वजह से ही हम परेशान थे। कोविड में ही हमें क्या देखने को मिल रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक इंसान हो जाता था एंड उसके बाद वो स्प्रेड कर सकता है किसी को भी, ठीक है। वही हम इतने परेशान थे, ये तो मंकी पॉक्स है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गई है कि इंसान के अंदर सिम्टम्स दिख नहीं रहे, पर वो क्या कर रहा है, वो मंकी पॉक्स को कहीं ना कहीं एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में क्या कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी एक सिचुएशन है। नाउ एक और आर्टिकल हमें देखने को मिला, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मणिपुर लैंडस्लाइड। मणिपुर के अंदर हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, उनके घर भी ढह गए एंड बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ की जो रेलवे है वो ये कह रही हैं कि दो मेन रीज़न है। सबसे पहले तो है कि झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो, ठीक है। ऑल्सो जो प्रोजेक्ट साइट्स बन रहे हैं वो, अब देखिए प्रोजेक्ट साइट जैसे कि लूमडिंग सिल्चर रेलवे हो गया, ठीक है, या फिर हम जिरीबन इम्फाल सेक्शन की बात करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल चलती रहती है एंड ऑल्सो झूम इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन हिल स्लोप्स बाय क्लियरिंग वेजिटेशन, ठीक है। उसकी वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ये वहाँ की रेलवे कह रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि मणिपुर के एरिया में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जिरीबूम हो गया, ठीक है। तो ये सब हैं, ये आर्टिकल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं एंड बताया गया है कि कैसे कैसे, जैसे ये जो जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन हो गया, ठीक है, इसको कैसे सैंक्शन किया गया था, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या थिंकिंग थी। पर इतने सारे प्रोजेक्ट बनाने का ऐसा क्या फ़ायदा कि जब हमें देखने को मिले कि ये कारगर ही ना हो पाए, जो बेसिक लाइफ्स हैं उसी को ये इम्पैक्ट कर दें एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स कर दें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, इट कंप्राइजिंग मणिपुर या फिर जो 7 अदर स्टेट्स हो गई, वो 6th मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट इन द वर्ल्ड में अंदर आती हैं, ठीक है। वो एरिया पहले ही हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है, सिस्मिक ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। द जियोलॉजिकली यंग हिल्स ऑफ द रीजन आर लैंडस्लाइड प्रोन and heavy rains invariably allow only a working season of 6 months, somewhat explaining the delay in the जिरीबम इम्फाल प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वहाँ के जो हिल्स हैं, जो यंग हिल्स हैं, ठीक है, वो लैंडस्लाइड प्रोन है एंड हैवी रेन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी रीजंस को स्टेट करने की कोशिश करी गई है। बाद में ये बोला गया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि क्या करो, आप ऐसे स्टेप्स को लेकर आओ जो कि स्ट्रक्चरल हो एज वेल एज नॉन स्ट्रक्चरल हो
एंड प्रिवेंट करने की कोशिश करो लैंडस्लाइड्स को, क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से ज़्यादा हमें दिक्कत देखने को मिलती है। सोचो आप जिस ज़मीन पर हो, ठीक है, वही एकदम से स्लाइड हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। ऑल्सो हमें ऐसे मेथड्स को लाना होगा जो कि ज़्यादा कारगर हो, जैसे कि जो हाउसेस बना रहे हैं उसको इस बेसिस पर बनाओ कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उस बिहाफ पर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, स्टेबलाइजेशन के ऊपर ध्यान दो। एंड यही सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। ऑल्सो वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप करो जो कि टाइम पर बता दे कि हाँ इन जगहों पर ये सिचुएशन है एंड ये अलार्मिंग है एंड इसके रिगार्डिंग हमें ये स्टेप ले लेने चाहिए। तो इस आर्टिकल के अंदर यही था एंड ये बोला गया कि मणिपुर की जो लैंडस्लाइड है उसकी कंडीशन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों की वजह से ख़राब हुई है। देखिए यहाँ पे झूम कल्टीवेशन के बारे में बताया गया था। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्लियर कर देते हैं एक पर्टिकुलर लैंड को, एक तरीके से उसमें आग लगाकर, एंड उसके बाद उसको जब क्लियर कर देते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक जल्दी का तरीका है, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी कॉज होते हैं। ऑल्सो सॉइल इरोजन इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। अ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। देखिए फिर से कल के जैसा एक आर्टिकल हमारे सामने आ गया है, पर यहाँ पर इजराइल एंड ईरान के बेसिस पर नहीं, यहाँ पे ओवरऑल G20 के बेसिस पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करी गई है। 1990 लेट 1990 में इन्होंने बोला कि जो जियो इकोनॉमिक मल्टीलेटरल ऑर्डर है वो इफ़ेक्टिव था कहीं ना कहीं मैक्सिकन, एशियन एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने में। इसलिए G20 कहीं ना कहीं हमें आता हुआ नज़र आया, जिसके अंदर हमें OECD हो गई या ब्रिक्स नेशंस हो गए, ये सब इंटरमिक्स वे में देखने को मिले। एक परफेक्ट मिक्स था जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी थे एज वेल एज इमर्जिंग इकनॉमीज भी थी। ड्यूरिंग 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस G20 मेंबर्स जो थे उन्होंने कंसर्न एक्शन लिए एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, मदद करी, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स लेकर आए, रिवाइव करने की कोशिश करी इकनॉमीज़ को। एंड उसके बाद इन्होंने फर्दर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताई है G20 की। हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर रूप में हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि G20 की क्या सिग्निफिकेंस है। तो G20 टुगेदर एज इट फेसेस व्हाट इज़ प्रोबेबली ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। इस समय अगर हम देखें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज G20 जो है वो कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो गुट में कहीं ना कहीं जो पूरा जो कंट्रीज़ हैं वो बढ़ गई है, पोलराइज हमें देखने को मिल रही हैं। एक वो हैं जो कि रशिया के साथ हैं, ठीक है, एंड रशिया के साथ अलाइंड है कहीं ना कहीं, एंड वो हैं जो कि एक हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसके अंदर US हो गई, इज़राइल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। एंड इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो दोनों ही पोलराइज्ड वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा एक रिलेशन चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि किसी के साथ भी रिलेशन जो है वो बिगड़े, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात करी गई है। फिर उन्होंने बताया गया कि G20 मेंबर्स जो हैं वो अकाउंट करते हैं 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को, एंड ऑल्सो मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP को ये कंप्राइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका शेयर कितना ज़्यादा है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट जो है इट मूव्स बाय द रोटेशन बिटवीन द कंट्रीज होस्टिंग दैम, ठीक है। जो भी होस्ट करेगा वो उसके बाद वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। एंड देखो अगर हम अभी देखें, इन्होंने ये बोला है कि G20 ने विद टाइम क्या क्या चीज़ें देखी हैं। G20 ने विद टाइम बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, जैसे कि चाइना का स्ट्रेटेजिक राइज देखा है, नेटो का एक्सपेंशन देखा है, रशिया का टेरिटोरियल एग्रेशन देखा है, ऑन विद रिगार्ड टू जॉर्जिया एंड क्रीमिया हो गया, ठीक है, ग्लोबल बेसिस पर, एंड बहुत और भी जो सिचुएशन है वो देखिए। ऑल्सो अब अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पोस्ट यूक्रेन सैंक्शंस हो गए, ठीक है, वो पोस्ट कोविड इकनॉमीज़ हो गई, उनकी रियलिटीज़ देखिए, ग्लोबलाइजेशन का भी कहीं ना कहीं एक सीन देखा है। तो G20 ने बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग टाइप की देखी है एंड उसके बाद ये अब जो लेवल है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है बट कहीं ना कहीं पोलराइज्ड हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए एक बात बोली गई है अबाउट G0 बोला गया है, जो कि एक टर्म है कॉइंड बाय पॉलिटिकल कमेंटेटर इयन ब्रेमन टू डोनेट एवरी नेशन फॉर इट्ससेल्फ। ऐसा लग रहा है कि हर नेशन अपने लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने एजेंडाज को पूरा करना चाह रहा है। देखिए इसी के चलते अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए भी G20 एक बहुत बड़ा चैलेंज है। केम विद द प्रेस्टीज ऑफ होस्टिंग दी समिट नेक्स्ट नवंबर, ठीक है, नेक्स्ट नवंबर में कहीं ना कहीं हम इसको होस्ट करने वाले हैं। तो वहाँ पर भी सेम ही हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी,
प्रोबेबली न्यू दिल्ली की जो प्रगति मैदान है वहाँ पर हमें मीटिंग देखने को मिलेगी, एंड उससे रहत इसलिए वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन जो है रोड की, हॉल्स की, ठीक है, वो देखने को मिल रही है। अब देखिए हमारे लिए इसलिए इशू होगा क्योंकि हमें फिर से पोलराइज वर्ल्ड के सामने निकलना होगा, एंड उनके बीच में हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने जो एजेंडाज़ हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर सकें। इंडिया हैज़ बीन मोर वोकल अबाउट वर्किंग विद इंडोनेशिया टू बिल्ड कंसेंसस फॉर दी बाली एजेंडा, एंड हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम इंडोनेशिया के साथ मिलकर अपना अलायंस को बढ़ा सकें एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट कर सकें आइडिया ऑफ G20 को। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि इंडिया के लिए एक चैलेंज है। G20 जैसी जो ग्रुपिंग होती है इनके अंदर डाइवर्स कंट्रीज़ होती हैं, एंड डाइवर्स कंट्री की अपनी डाइवर्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इंडिया को क्या करना है, सबकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है। ऑल्सो ज़्यादा किसी की तरफ अलाइन नहीं होना है, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट में हमने किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना है, एंड डिप्लोमेटिकली कोशिश करनी है कि हमारे जो भी काम हैं वो पूरे हो जाएं। जो टेक्नोलॉजीज चाहिए हमें या फिर हमें ट्रेड बेसिस पर हमें चाहिए कि फ्रूटफुल रहे चीज़ें, तो वो चले, एंड वो तभी चलेंगी जब हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे, बेटर रहेंगे। पेज नंबर 14 पर आर्टिकल देखने को मिला, RBI टू रिमेन फ्लेक्सिबल वाइल एमिंग टू टेम इन्फ्लेशन। तो इंडिया सेंट्रल बैंक ने ये बोला है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे, एंड हम ये देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, जो कि हमें इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज़ कि अभी क्या है, रुपी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर हम अपने इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ गया है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, राइजिंग प्राइसेस हैं। तो इसके चलते RBI क्या कह रहा है कि हम फ्लेक्सिबल चीज़ों को लेकर आएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम इन्फ्लेशन को भी टेम कर सके, उसको भी कम कर सके। इसी के बगल में एक और आर्टिकल है, अडानी कन्फर्म्स एंट्री इनटू 5G स्पेक्ट्रम रेस। अडानी ग्रुप ने सैटरडे को कंफर्म कर दिया है कि वो एंट्री ले रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रेस और टू एक्वायर द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, दे विल क्रिएट अ प्राइवेट नेटवर्क टू सपोर्ट इट्स बिजनेसेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू पावर एज वेल एज टू डेटा सेंटर्स। तो अडानी ग्रुप अगर इस चीज़ के अंदर आ गया है तो वो क्या करेगा, इसका मैक्सिमम यूजेज करने की कोशिश करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट है, साइड में हमें ये आर्टिकल देखने को मिला। एंड लास्ट में हमें एक अमूल के थ्रू एक इमेज देखने को मिली, एबे के लिए अलविदा, ठीक है। ये हैं प्रधानमंत्री एबे जो थे, ठीक है, उनका यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है एंड बोला गया है सायोनारा शिंजो सैन। अब देखिए यहाँ पर एक और हमें आर्टिकल देखने को मिला, क्वाड लीडर्स मॉन्ड शिंजो अबे। यहाँ पर क्या है, जो क्वाड ग्रुपिंग है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US, जापान है, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, एक तरीके से वो ऑनर दे रहे हैं शिंजो एबे को, एंड वो ऑनर देने के लिए रीडबल लिंक करने की कोशिश करेंगे अपने वर्क को, एंड ज़्यादा पेस से पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही एबे जी का सपना था। वो चाहते थे कि जो इंडो पैसिफिक अलायंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाए, मैरी टाइम बेसिस पर भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर आएंगे, जो कि शिंजो एबे जी का सपना था, एंड इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को। यहीं पर ये चीज़ बात करी गई है। एंड इससे क्या होगा, हम साउथ चाइना सी में जो चाइना क्या करता रहता है, अपने जो प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करता रहता है या दबदबा बनाने की कोशिश करता है, उसको हम काउंटर कर पाएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू लाइक इट। ऐसे ही आप हमारे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।